वो रिश्ते में मेरी दूर की मौसी थी। उनका विवाह एक बहुत तगड़े अमीर घर में हुआ था। उनके ससुराल वालों की करीब 100 एकड़ जमीन और बेशुमार दौलत थी। लोग बताते हैं कि जब पिछले जमाने में लोग पैदल चला करते थे, उनके पास बहुत अच्छी नस्ल की घोड़ियां हुआ करती थी। जब साइकिल का जमाना आया तो उन्होंने गाड़ियां खरीद ली थी, और फिर जब कार और गाड़ियां आम हो गई तो फिर वो लोग महंगी से महंगी कार खरीदने में लगे रहते थे। हमेशा ही और लोगों से 2 कदम आगे रहने की ही उनकी मानसिकता थी। जब अन्य लोग तांगा या बस से आया जाया करते थे तो उनके पास उनकी 10 लाख की कार होती थी, जिनको उनका वर्दी वाला ड्राइवर चला रहा होता था। आम लोग पूरा दिन रोजी रोटी के चक्कर में पागल हुए इधर उधर घूम रहे होते थे, तो मौसी के ससुराल वाले सोना और धन दौलत इकट्ठा करने में लगे होते थे और अन्य लोगों के चेहरे पड़ते रहते थे। वो लोग बस यही देखते रहते थे कि इनकी धन दौलत को देखकर कौन प्रभावित हुआ, किसने उनसे मिली सुविधा की कितनी प्रशंसा की, कितने लोगों ने उनको बधाई दी। अगर किसी शादी या समारोह में उन लोगों को पूरा सम्मान नहीं मिलता था तो वो बखेड़ा खड़ा कर देते थे। ऐसे समारोह में जब वो प्रशंसा करने वाले रिश्तेदारों को अपने आसपास घूमते हुए देखते थे तो वो बहुत प्रसन्न होते थे। हर धार्मिक समारोह में मौसी और मौसा जी का भी जिक्र होना जरूरी हो गया था, क्योंकि सब उनकी धन संपत्ति का सम्मान करते थे। खुशियों के साथ उनके दिन का प्रारंभ होता था और मस्ती में दिन का अंत होता था। बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन हो गया था उन लोगों का। रिश्तेदारों के आपसी झगड़े भी अब मौसी और मौसा जी खुद ही सुलझाने लगे थे, और बहुत से निजी झगड़े अदालत में पहुंचने से पहले ही सुलझ जाते थे। वैसे तो कोई भी उनकी बात का विरोध नहीं करता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ज़मीर जिंदा था और वो मुंह पर बात करने की हिम्मत रखते थे। लेकिन राजनीति में माहिर मौसा ऐसे विरोध करने वाले रिश्तेदारों को बहुत ही चालाकी से अन्य लोगों को अपनी तरफ मिलाकर उस विरोधी को अकेला कर देता था, फिर उससे बदले लेता था। फिर आखिर वही बात हो गई। हमेशा तो बाग में बुलबुल नहीं चहकती है और हमेशा ही मौज और बहारें नहीं रहती हैं। उनकी चमकती हुई जिंदगी की सुबह धीरे धीरे ढलने लगी और चिंता की परछाइयां लंबी होने लगी, और वो मौसा जी अपनी जमीन जायदाद को लेकर उदास रहने लगा। मौसी को कैंसर हो गया और उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा। अमेरिका के बड़े बड़े अस्पतालों के इलाज, पैसे की ताकत, सब धरा का धरा रह गया। आखिर मौसा जी की बहुओं ने भी उनकी बात माननी छोड़ दी, लेकिन रस्सी तो जल गई थी। बल नहीं गए थे तब भी। उनके बेटों की आपस में बोलचाल बंद हो गई। बेटे हमेशा ही मौसा जी से झगड़ते थे कि वो जमीन का बंटवारा क्यों नहीं कर देते थे। इस दौरान पिछले कुछ वर्षों में मौसा को भी कई रोगों ने घेर लिया था और वो छड़ी की मदद से चलने लगा था। मौसा जी जब छड़ी की मदद से धीरे धीरे चलकर अपने खेतों का चक्कर लगाकर थक कर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे तो उनको लगता था कि उनके खेत की जमीन ही उनको कह रही थी, बाबा जी हमें हमेशा ही अपने कब्जे में रखना चाहते थे, लेकिन तुमसे भी बड़े बड़े कितने सिकंदर चले गए खाली हाथ, तो तुम किस खेत की मूली हो। बूढ़े मौसा के मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता था। हाँ, उनके दिल में एक बात जरूर आती थी कि जिस जमीन को जीवन में सब कुछ समझ लिया था, वास्तव में वो सिर्फ मिट्टी का ढेर ही निकला था। मौसा को याद आने लगा कि कैसे उसने अपनी दोनों बेटियों को जन्म के ठीक बाद ही अफीम चटाकर मार दिया था। अगर एक को भी जिंदा रख दिया होता तो शायद आज उस बेटी के साथ ही दिल की बातें कर लेता। पर जवानी के जोश और पैसों के घमंड में वो अपने तीनों बेटों को ही सबसे बड़ी दौलत मानने लगा था। लेकिन अब बेटे सिर्फ उसके मरने का
इंतजार ही कर रहे थे। उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सपनों की दुनिया इतनी बुरी तरह बिखर जाएगी कि उसको किसी तिनके का सहारा भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।